वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। तो आज चर्चाएं खास भी होगी और कानून की बात भी होगी, संविधान की बात होगी। देखिए, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक, ये तो सभी को है, डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है और किसके मुताबिक करती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक। और उसके बाद हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है, हम रिप्रेजेंटेटिव जो सुनते हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो प्रियम्बल में भी ऐसा है। लेकिन वो डायरेक्ट लॉ नहीं बनाते, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, हमारे रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व होते हैं। तो एक ये भी है। और एक आप कॉमन बात आपने सुनी होगी, जो आप एक आम कॉमन आदमी जो लॉ नोइंग है या लॉ नोइंग नहीं है, वो भी जानता है कि तीन जो पिलर्स हैं जो संविधान के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैं, इंडियन डेमोक्रेसी के, और तीनों जो सेपरेशन पावर भी है, क्या जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जुडिशरी, और जो हमारी कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जो दूसरी है, तो हम शॉर्ट में कहेंगे जुडिशरी एक आर्गन है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है और तीसरा लेजिस्लेचर है। तो लेजिस्लेचर कानून बनाती है, चाहे वो पार्लियामेंट लेवल पे है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर पे है। तो दूसरा आ गया हमारा जुडिशरी, इंटरप्रिटेशन करती है, और इस पे जो भी कानून बनता है उस पर जुडिशियल रिव्यू होता है। तीसरा एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, तो उसमें जो ये एक जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव, ये एक साइड में हो जाते हैं कई बार, और एक साइड पे जुडिशरी को करते हैं। कंट्रोवर्सी इन दोनों की होती है मोस्ट। जुडिशरी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है अगर आप इसको रियली ट्रूली स्पीकिंग कहेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग कहेंगे, कोई टकराव नहीं। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आज डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगरा जी हैं, और इस तरफ, और दूसरी तरफ हैं जी हमारे कुलदीप सूदन जी, सरदार साहब हैं जी, लॉ ग्रेजुएट हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लॉ के रिटायर हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। और हमारे साथ एक नया जो इस वक्त लॉ स्टूडेंट है, विष्णु, ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और बहुत अच्छा है और काफ़ी नजर रखता है लॉ पे भी, चाहे अभी ये लॉ पढ़ रहा है, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल दूसरी जो एक्टिविटी होती है, जो हमारे यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में है, इंटरनेशनल रिलेशन हैं, जब दूसरे हैं, लॉ का भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या नई जजमेंट्स आ रही हैं उस पर भी काम। तो डॉक्टर साहब तो सारा काम करते रहते हैं इसी पे, और हर टॉपिक में बोलते हैं। तो इधर अपने मैंने इनको भी, तो ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, और जो कानूनी चर्चा का एक टीम है, इसको हम बढ़ा रहे हैं और एक्सपर्ट्स ला रहे हैं। तो पिछले दिनों हमने जो आपको एक ट्रेजेडी हुई थी पहलगाम में, उसके बाद आपका ऑपरेशन संदूर हुआ, फिर उसके बाद सीज फायर हुआ, तो काफ़ी एपिसोड हमने आज किए। तो आज हम संविधान की बात कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ है, वन आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो द्रौपदी मर्मू प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो बाकी डिटेल में डॉक्टर साहब के पास चलता हूँ, ये पूरी बताएंगे कि रेफरेंस क्या है, क्या पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, और थोड़ा थोड़ा ला का भी फिर हम दोबारा। धन्यवाद। 14 पॉइंट रेफरेंस से पहले मैं पूरी इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, ये मामला है क्या, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है आज। तो मसला ये स्टार्ट होता है कि जनवरी 2020 से लेके अप्रैल 2023 के बीच स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने 12 बिल पास किए, जिसमें से मैक्सिमम जो बिल थे दे वर रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इन 12 बिलों में से वो गवर्नर के RN रवि के पास भेज देते हैं इसकी असेंट के लिए। तो गवर्नर साहब उसको असेंट नहीं देते हैं और वापस भेज देते हैं दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर में। तो स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा उसको पास करती है उन बिल्स को, लेकिन उसमें से जो 12 बिल्स में 2 वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट को भेज देते हैं जो गवर्नर साहब, लेकिन जो 10 बिल वापस जाते हैं उस बिल को वो दोबारा वो पास करते हैं। और इस बार क्या होता है, दोबारा जो गवर्नर साहब उसको असेंट नहीं देते हैं, और अब तमिलनाडु गवर्नमेंट अप्रोच करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एक केस दायर करती है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु RN रवि।
तो इस केस का एक हिस्टोरिक लैंडमार्क जजमेंट आती है 8 अप्रैल 2025 को, लास्ट मंथ में। और ये डबल बेंच था जिसमें हमारे जस्टिस जो थे पार्डीवाला, जेबी पार्डीवाला, और उनके साथ पी महादेवन जी थे। ये डबल बेंच का फैसला था और इनका जो डायरेक्शंस थी, इनका मानना था कि गवर्नर को असेंट देनी पड़ेगी और वो उसके पास कोई पॉकेट वीटो की कोई पावर नहीं है। ये नहीं है कि वीटो लेके पॉकेट में डाल ले, ऐसा कुछ नहीं, एब्सोल्यूट वीटो नहीं कर सकता। और उन्होंने कुछ टाइम लाइन सेट की हैं कि असेंट दी। ये टाइम लाइन्स क्या थी कि अगर गवर्नर के पास कोई बिल आता है, उसको जल्दी से जल्दी उसको असेंट देनी पड़ेगी, प्रेफरेबली 1 मंथ। और अगर दूसरी बार उसको आता है तो उसको 1 मंथ रखा है कि उसको असेंट देनी है। और अगर वो नहीं आगे होता है, इसको हम डीम्ड असेंट माना जाएगा। डीम्ड असेंट के बारे में बाद में चर्चा करते हैं, यानी कि वो समझ गए हो कि वो हो चुका है पास। और अब तीसरी जो थी, अगर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है बिल, तो प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर उसको असेंट देनी है। अगेन उसके बाद अगेन 3 महीने का डीम्ड असेंट होती है। अब ये पहली बार ऐसा केस आया जब इस मामले में पहली बार किसी ने क्वेश्चन किया स्टेट का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नर को, जो गवर्नर की स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जवाब में फिर हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 14 क्वेश्चनेयर बनाया, रेफरेंस पॉइंट बनाया, जो कि वापस उन्होंने भेजा उनको अंडर आर्टिकल 143 उसके साथ वापस उनको भेजा कि हमें अब इसका जवाब दो। अब इन 14 क्वेश्चंस के बाद में आते हैं। सर जी बैकग्राउंड के बारे में बताया। बैकग्राउंड तो यही है ना कि एक जो आपने बता दिया कि बिल जो एक समझो एक किस्म का आपने कहा पॉकेट बिट्टो। एक तो देखिए, एक तो गवर्नर ने पहले गलती की, हम तो उसको गलती ही कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ये थोड़ा है। एक देखिए पॉपुलर गवर्नमेंट, ऐसा आप मत होंगे कृष्ण जी, एक डेमोक्रेसी है हमारे, तो आप तो रोज पढ़ते हो, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो आप तो बिल्कुल 1 to 1 पढ़ते हो। उसमें है कि भाई डेमोक्रेसी है तो एक मैनिफेस्टो होता है, गवर्नमेंट जो भी इलेक्टर होके आती है और जो खासकर जो हुकूमत में तो उसका एजेंडा होता है, वो एजेंडे को देख के जैसे इन्होंने कहा जो कि यूनिवर्सिटी के रिलेटेड बेस पे, तो मैं एक और ऐड कर दूंगा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दी है, इसको विवेक इस्तेमाल कर सकता है गवर्नर, जब तक कर सकता है, लेकिन जहां भी लिमिटेड स्कोप है। आपको डिस्क्रिप्शन देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, जहां जुडिशियस मैटर है, जो डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज है वो जुडिशियस होना चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। आर्बिट्रेरली यू कांट एक बिल ही अपने पास रख दिए 10 महीने से या दूसरे पीरियड से, क्या करेगा, क्या जवाब देंगे कि गवर्नमेंट किसकी है, पॉपुलर है, इलेक्टेड है। इलेक्टेड डेमोक्रेसी मैंने क्या जैसे किया कि रिप्रेजेंटेटिव जवाबदेही किसकी है, गवर्नर की नहीं है, प्रेसिडेंट की नहीं है, टूवर्ड्स इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक अवर कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है बी द पीपल, तो वहां पीपल एक आदमी पूरी तमिलनाडु को तो आप ऐड कर लो पंजाब को, केरला में, 4 स्टेटों में हुआ था। एक इसमें पंजाब में भी हुआ, तेलंगाना में भी हुआ और केरला में भी हुआ, तमिलनाडु ने अप्रोच किया। तो क्या और भी होता है, एक होता क्या है थोड़ा सा ऐड करेंगे, जहां आपको ये इंफॉर्मेशन होगी, जहां अपोजिशन गवर्नमेंट है। देखो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, इट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट बट इट हैज ए फेडरल स्ट्रक्चर। ये हमारा जो केशव नंदा भारती वाले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ये भी उसमें एक में है, जैसे जुडिशियल रिव्यू है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक प्रेसिडेंट और गवर्नर इज सपोज टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस of the council ऑफ मिनिस्टर्स, चाहे यूनियन गवर्नमेंट जहाँ स्टेट, यही बात है। तो रख साहब आप अभी पॉइंट बताएं, फिर हम विष्णु जी के पास आते हैं और इधर भी हम बात करेंगे कि आप अपना अपना व्यू पॉइंट, क्यों पॉइंट होंगे तो फिर बात होगी। तो हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये जो 14 रेफरेंस दिए थे, दे वर रिलेटेड टू आर्टिकल 200 and 201 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 200 क्या है? आर्टिकल 200 ये दिस इज रिलेटेड टू
ग्रांट ऑफ एसेंट बाय द गवर्नर, इसके रिलेटेड है ये आर्टिकल। और 201 है ग्रांट ऑफ एसेंट बाय प्रेसिडेंट, तो इसके रिलेटेड है। अब ये पहला पॉइंट क्या था, ये ब्रॉड सा पॉइंट है, पहला सा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं एड वर्बेटिम का मतलब होता है शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड। तब दो लाइनें क्या कहते हैं, बताइए। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस बिफोर ए गवर्नर व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम अंडर आर्टिकल 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पहला क्वेश्चन है, तो ये ब्रॉड क्वेश्चन है। तो ये रोकेंगे जहाँ पे, हाँ रुके, ये क्वेश्चन, रोकेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को सारे रिजॉल्व करेंगे, बात करेंगे। आपने कहा तो ये तो क्लियर है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 200 है। विष्णु आप बताओ कि आर्टिकल 200 में जो क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में क्या है? तो आप देखिए बताओ। आर्टिकल 200 जो है गवर्नोरियल ऑफिस के जो पावर्स हैं उसको डिमार्केट करता है। और सबसे पहला, अगर लेमन लैंग्वेज में बात की जाए तो नहीं। सबसे पहला ऑप्शन गवर्नर के पास होता है कि विदहोल्ड करना असेंट को, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को वापस सेंड करना वो बिल्स, ताकि वो उसमें रिकंसिडर कर सके उन सारे बिल्स को। और जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं और अमेंडमेंट्स हैं वो बनाने के बाद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रीपास कर सकता है उन बिल्स को, और फिर गवर्नर के ऑफिस में जा सकता है। बट hitherto this case, the judgment of this case, the state of Tamil Nadu versus the governor of Tamil Nadu, एक indefinite time period था, एक बहुत ही ambiguous और vague time period था, कोई भी set time limit नहीं थी। अच्छा, ये बात हो चुकी है। आगे अभी आएंगे एक क्वेश्चन और है इसी के, जो आपने कहा ना रिकंसिडरेशन के लिए रखना। देखिए पहले आया सपोज टू के, क्योंकि एक मैं बता दूं, पहले ही बात हुई कि भाई जो ये प्रेसिडेंट है, ये गवर्नर है, ये वर्चुअली पार्ट एंड पार्सल है गवर्नर। पार्ट एंड ये लगा नहीं है, जो भी काम करेगा। तो आपने देखा होगा जब पार्लियामेंट लगती है जहाँ तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस और होता एक है, चीज मैं गवर्नर एक आपके पॉइंट में एक चीज ऐड करूंगा। आर्टिकल 168 में ये चीज प्रोवाइड की गई है कि जो गवर्नर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी पार्ट एंड पार्सल है। जैसे वही आप- मैंने कहा, वही मैं देखो ना, आप पढ़ते हो ना, आप पढ़ते हो, आप रेफरेंस देंगे आर्टिकल का। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक जो कुलदीप जी आपको भी एक ये नॉलेज है कि जो बातें हैं ना, चाहे डॉक्टर साहब को भी, क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात है ना। वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस करता है जब जो हमारी जो पार्लियामेंट लगती है, किसके भी यहाँ पे करता है, सारी अपनी गवर्नमेंट बताता है, मेरी गवर्नमेंट ने ये किया। गवर्नर भी वैसा ही बात करता है जो आपने एड्रेस सुने होंगे। तो इट मीन्स कि जब उसको एड एंड एडवाइस, हाँ एक है चेक एंड बैलेंस, ये क्यों रखा है एग्जीक्यूटिव को, ये प्रेसिडेंट या गवर्नर, इसको रखा है कि कुछ ऐसी स्थिति ना बन जाए जहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट है, तो एक उसको रखा है कि एक कंट्रोल है, क्योंकि इस किस्म की लेजिस्लेशन नहीं पास करते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसमें है, इसमें स्पेशली लिखा है कि जो एक स्पेशली लिखा है कि हाई कोर्ट को डेरोगेटरी होता है जब कुछ होता है जहाँ स्टेट ट्रिब्यूनल, लेकिन फिर भी जो पॉपुलर गवर्नमेंट और लोगों ने आगे इनसे वोट लेने हैं। तो डॉक्टर साहब दूसरे पॉइंट तो देखिए उसमें ये इतना जबरदस्त 14 पॉइंट रेफरेंस है, जो हम लोग क्वेरीज है ना पहले क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन में निकल के आती है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन ओवरलैप है। नहीं, उसी की कंटिन्यूटी में है अगला अच्छा, क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ओवरलैप्ड भी है। अब दूसरा क्वेश्चन पहले से ही है, लेकिन उसमें क्या है, इज द गवर्नर बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस of the Council of Ministers while exercising the options available with him under the bill presented to him under Article 200। अब ये दे देंगे जवाब इसका, ये देखिए, क्या ये तो कॉमन मैन की जो ना पहले बात की है। तो सुदन साहब आप बताइए कि क्या ये वाला क्वेश्चन 200 में कवर नहीं होता, उसमें क्लियर कर है? बोलिए सर। इसमें ऐसा है कि मेरा ओपिनियन है कि जो गवर्नमेंट है सर, ये है बाय द वी द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यहाँ ये हमारे पीपल, हमारे हम लोगों की बॉडी है, उन्हीं के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए, उनके ग्रीवेंसेस को वॉच करने के लिए ये बॉडी जो है हमारे फायदे के लिए ये रूल्स फ्रेम करती है कि जो पब्लिक या आम पब्लिक को जहाँ पर किसी की वहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रूल बनाया जाए जो कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कत जो खत्म हो जाए। तो उस लिहाज से उन्होंने एक जो है बिल तैयार करते हैं और बिल जो है सबमिट करते हैं आप गवर्नर साहब के पास। तो ये राइट प्रोसीजर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है कि ऐसे जो
चलता है वो उन्होंने किया है। मगर यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि अगर बिल को उस बॉडी की जो किसी के ग्रीवेंसेस को दूर करने बिल तैयार किया जिस इंटरेस्ट के लिए किया था, तो उसको विद हेल्ड करके रखना, तो ये मैं इसको एक जस्टिफिकेशन है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा फॉर द पब्लिक के लिए। पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक का जो है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे जो क्वेश्चन प्रेम था ना, तो मुझे लगता है जो इसका जो इसके जो मैंडेट है जो सेक्शन 200 और 201 का कि एड एंड एडवाइस के आगे ही चलना है। हाँ, जो मैंने एक्सेप्शन बता दी वो कुछ हाँ, एक्सेप्शन yes. सर्कमस्टांस होता है, डिस्क्रिप्शन दी है, डिस्क्रिप्शन भी जुडिशियल एक्सरसाइज है इन द इंटरेस्ट ऑफ। ये नहीं है कि कोई आप जेब में डाल लो, पॉकेट बिटो और एब्सोल्यूट बिटो तक जो हुआ है। तो डॉक्टर साहब आप भी ऐड कर सकते हैं और आगे अभी आगे क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे ना सर। तीसरा क्वेश्चन है अब न्याय संगत है, न्याय संगत यानी जस्टिसिएबल है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज जस्टिसिएबल, यानी कि ये न्याय संगत है, यानी कि क्या कोर्ट में ये मामला उठाया जा सकता है? जस्टिसिएबल, देखिए जस्टिसिएबल हाँ। वर्ड है, जस्टिसिएबल न्याय संगत है, न्याय हाँ, संगत yes, जो एग्जीक्यूटिव ने किया है, जो गवर्नर या प्रेसिडेंट करता था, जनरल बात है। हाँ, तो पहले वो जस्टिस करेगा, वो इफ ही हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखिए, मैं एक और क्लियर कर देता हूँ, जहां बिल की वैलिडिटी, कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर इज नॉट बीइंग असेल्ड देयर। एक और मैं क्लियर करता हूँ, सिर्फ टाइम फ्रेम की बात ना, जो बिटो पॉकेटिंग और बिटो पॉकेटिंग की, और जो आगे एब्सोल्यूट बिटो करने, समझो ऐसे परफ्यूम टीम्ड है, इसमें कोई कानून थोड़ा चैलेंज हुआ है कि आप देखो कर भी नहीं सकता प्रेसिडेंट कहना से। एक कानून किसने बनाना है? लेजिस्लेचर ने, ठीक है। हाँ, एक बात आई थी बात हुई कि भाई ऑर्डिनेंस है, ये भी बात है, अब इस पे पॉइंट भी नहीं है। तो ऑर्डिनेंस जो करता है प्रेसिडेंट या गवर्नर इशू करता है। दरअसल जी आप विष्णु बताओ, ये जो ऑर्डिनेंस, एक तो ओकेजन क्या है वो बताइए, और उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है बनाने और उसमें ऑर्डिनेंस में, फिर मैं उसको और ऐड करूंगा, आप भी ऐड करना। ऑर्डिनेंसेस को रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पहले भी जजमेंट्स में डीम किया गया है कि ऑर्डिनेंसेस का मिसयूज नहीं किया। नहीं, आप वो नहीं बात, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हाँ, कि क्या हुआ, असेस है ना, इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस बनाते हैं, लेकिन बनाता कौन है? गवर्नर। गवर्नर क्या है, अभी एक देखो होता क्या है, जो भी काम करता है ना, वो जो करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, जो ऑर्डिनेंस बनता है, तैयार होता है, ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट तो लेजिस्लेचर का काम। ड्राफ्ट मीन के वो तो सिर्फ उस वक्त असेस है, और वैलिडिटी कितनी है तब तक जब पार्लियामेंट रिसेस में या लेजिस्लेचर रिसेस में, उसके बाद वो इनोपरेटिव हो जाएगा, फिर वो एक प्रोसीजर है। लेकिन बनाता कौन है? फिर भी वो लेजिस्लेचर ही बनाती है, ड्राफ्टिंग या उनका ही कैरी किसका करना है, प्रोग्राम मैनिफेस्टो किसका करना है, जो रूलिंग पार्टी। तो प्रेसिडेंट का कोई थोड़ा अपना कोई है, तो हम कोई वो असेल नहीं। डॉक्टर साहब एक क्लियर करो कि हमने कोई असेल नहीं कर रहे हैं बिल को, हम सिर्फ टाइम फ्रेम कर रहे हैं। तो ये और मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा, ये बहुत बार हुआ। देखिए, आप इलेक्शन कमीशन का एक था, उसमें आर्टिकल 324, उसमें क्या था कि एक ये मैकेनिज्म नहीं था, चलता रहा जब तक किसी ने नहीं देखा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया, तो वर्चुअली क्या था, एड एंड एडवाइस से चुनता था, प्राइम मिनिस्टर चुन लेता था, जो भी वहां की जो उनकी कैबिनेट, जो कैबिनेट डिसीजन वो बन जाता था। तो बाद में बात आई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा यार इसमें लिखा है कि भाई कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कैसे चुनना है इलेक्शन कमीशन को, और इंडिपेंडेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो फिर उन्होंने कहा, फिर वो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटर्म किया था जिसमें सीजीआई और फिर उसके बाद कानून बना 2023 में, जो अभी कानून बना, जिसके तहत उन्होंने अपोजिशन लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ जस्टिस को निकाला बाहर और उसको। तो डॉक्टर साहब आगे चौथा रेफरेंस है दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 361। अब आर्टिकल 361 क्या है?
no civil or criminal proceeding shall be initiated देखिए, against the president of India or the governor of India during his office. अब चौथा क्वेश्चन इसके ऊपर है, is article 361 of the constitution is an absolute bar to the judicial review in relation to actions of governor under article 200 and constitution of India. देखिए मैं एक बात कहूँ, विष्णु आप मेरे से इस बात करो, क्योंकि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये थोड़ा सा टेक्निक है। 361 मेरे मुताबिक इस मैटर में रेलेवेंट नहीं है। मेरा ये भी कुछ यही- और कहता है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है जहाँ पे उसको इम्यूनिटी मिली, क्रिमिनल आई थिंक उसमें है, कोर्ट प्रोसीडिंग में ये कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये सर ये मेरा ये कहना है कि ये गवर्नर को और प्रेसिडेंट को पब्लिक या उनके किसी पर्सनल मैटर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग जैसे हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है, और जो उनका ऑफिस जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू एक मैंडेटरी चीज है, बहुत बार हुआ है, हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा काम जो है गवर्नर का या प्रेसिडेंट का वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की जो रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रहना और जो कन्वेंशंस है उनको फॉलो करना। तो एक मैं थोड़ा ऐड करूं, फिर आप पॉइंट पे आना। थोड़ा सा देखिए मैं एक add करूंगा। प्लीज इसमें है, सर हम किसी अगर मैटर को सर अगर कहते हैं ना जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल अच्छा है। अगर सर किसी के जस्टिस को अगर आप यूज करना हो उसको टुकराना तो उसको डिनाइड करो, वो विदाउट करके रखना आपका कहना है कि जो उन्होंने बिल रखे बिल रखे हैं अथॉरिटी को कि माननी है क्योंकि क्या? ये जनरल इतने से जस्टिस डिनाइड हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है सर, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नर सर, ही हैज टू टेक एक्शन बिल्कुल। और केप्ट विद हेल्ड ईयर्स टुगेदर अपने पास रखना सर। इट इज ये तो डिनाइल हो गया ना कि आप लेजिस्लेशन अलो नहीं कर रहे पार्लियामेंट। पब्लिक सर, पब्लिक चाहती है कि ये हो और उनको फायदा मिले, अगर नहीं है तो उसके बेस नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। आपका कहना कि मतलब ये हो गया ये चीज सर कि ये विद हेल्ड करके रखना, तभी वो सुप्रीम मतलब कोर्ट डिनाइल है। तभी सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस किया सर इस मैटर को विद हेल्ड। उन्होंने टाइम लिमिटेशन रखा है, ये टाइम लिमिटेशंस में कट ऑफ डेट रखी गई है, उसमें अपना अपना उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि एक ये- और देखिए रक्षा- अगला क्वेश्चन ही टाइम लिमिट पे आ रहा हूँ, रेफरेंस पे आ जाते हैं, वो Right. टाइम लिमिट पे ही है। Right, sir. नहीं ये कुछ और कह रहे हैं, ये नहीं। इनका कहने का बदल क्या है, बड़ा अच्छा है। हाँ, इनका क्या है कि ये तो फिर अगर एक बिल है उसकी जरूरत है, जरूर सर। जहाँ असेंबली हाँ, को जरूरत है, जरूर सर। तो उन लोगों के लिए है जस्ट, लोगों तो को- आप डिले करोगे, है ना। ये एक और मैं मजेदार, इन्होंने भी एक जो आपने बोला ना, इन्होंने कहा कि कितनी देर कोर्टों में फैसले पड़े रहते हैं, तो अगर ये पड़ा रहा उसके पास, प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास, तो इसमें क्या वो है यार, अपनी ही इमेजिनेशन है, उल्टी सीधी बातें हैं। तो सब आगे आए फिर एक सर, अगला वही टाइम लिमिट पे है। अब प्रेसिडेंट जी पूछते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट, अगला प्रेफरेंस पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली हाँ। प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट बिल। and manner of exercise of powers of governor, can time limits be imposed and the manner of exercise be prescribed through judicial order for the exercise of all powers under article 200 of the constitution. ठीक सर है। इसका बहुत क्लियर कट आंसर तो अब- ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ही अटैच किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2016 में 2 ऑफिस मेमोरेंडम्स इशू किए थे और वहीं से ये 1 मंथ और 3 मंथ रिस्पेक्टिवली की जो टाइम लिमिट है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोरो की है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे और भी कंट्रीज में है मुझे लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने जैसे ये बोला कि सुपर पार्लियामेंट बन चुका है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे इरोनियस स्टेटमेंट दिए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये टाइम लिमिट उन्होंने आर्बिट्रेरली सेट नहीं की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 2 ऑफिस मेमोरेंडम्स थे, 4 फरवरी 2016 को ये इशू किए थे, जिसमें एक्सपीडिशन के लिए और टाइमली असेंट टू बिल्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू किए। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन ठीक है वही होम मिनिस्ट्री सजेशन होती है ये, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा सकता, चाहे इसका एक सिस्टम है। बट मेरा कहने का मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट ने खुद आप नहीं इसको बनाया। ऐसे मत टच करो ना, ऐसे मत टच करो, आप इसको करो कि क्या ऐसी एक्सरसाइज आगे नहीं हुई है। डॉक्टर साहब बोलना देखो कुछ चीजें कंट्री की सिक्योरिटी के लिए करनी भी पड़ती हैं, तो हमें बड़ी चीजें दोनों साइड से चलना हाँ है। बिल्कुल। कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी कुछ हाँ, डिसीजन पेंडिंग मैंने किए कहा जाते कि हैं, तभी प्रेसिडेंट कई को बार बनाया है। जानबूझ के कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, सो ये बड़ा रेफरेंस पॉइंट लेकिन है। इन केसों में इन नहीं। केसों में नहीं है, लेकिन अब ये जो रेफरेंस पॉइंट का सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए। अब 6th रेफरेंस नहीं मैंने पहले इससे पहले आपने बोला आगे चला गया जी पे देगा, आपने सीधा मैंडेटरी बना दिया, लेकिन नहीं, मैं इससे पीछे आता हम लोग वेट कर रहे हैं आपको नहीं, अभी ठहरो ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, हम बात
ये एक और पहले थोड़ा सा इससे वापस आ जाते हैं। आर्टिकल 143 है क्या है, इसमें क्या है 143, इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है अप्रोच करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फॉर एडवाइस कंसल्टेशन कुछ भी। इसमें दो मैटर है, एक है जो इस किस्म के, एक होता है जो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इंटरप्रिटेशन नहीं। तो इसमें अभी मैं सुनिए सर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है, बिल्कुल ही कैन रिफ्यूज सेंड बैक, और उस पर मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जे इसका जवाब दे। अच्छा आगे और बात करेंगे, 2 मिनट डॉक्टर, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसके बाद ये भी जरूरी नहीं है जो ओपिनियन आए वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाइंडिंग नहीं है। एक और आगे आ जाओ, ये बातें हैं ना, ये उसमें बाइंडिंग नहीं है। एक बात बड़ी चर्चा में आ रही है, कपिल सिब्बल ने बोली और भी लोग बोले कि भाई एक फैसला आ गया, क्या ये जो ओपिनियन आप ले रहे हो, जो मैंने 2 चीजें जोड़ूंगा इसके साथ, क्या एक्सरसाइज करती है जो एडवाइजरी जो मांग रहे हैं वो करवा रहे हैं प्रेसिडेंट? क्या मैं बोल रहा हूँ, ठहरो, अब आप यहाँ ऐड करोगे, मेरी बात सुनो। अभी एक बहुत बड़ी बात ये है कि क्या, क्योंकि एक फैसला हो चुका है और एक जजमेंट पास हो चुकी है, और अगर वर्चुअली क्या है, दे वांट टू ये ओवरराइड करवाना चाहते हैं इस व्यू पॉइंट से। और एक में है इसमें इस जजमेंट का रिव्यू होता है, आपने देखा ये प्रैक्टिस में, रिव्यू के बाद एक और होती है क्रिएटिव पटिशन होती है, ये भी एक चर्चा में आया है। और अगर ये वर्चुअली अगर ये चाहते हैं कि इसको पहले वो एक ऑप्शन ले लेते हैं कि अगर हमारे पास ये ओपिनियन होगा आ जाता है, ये भी एक बात चर्चा में मार्केट में चल रही है। ये जो रेफरेंस हो रहा है, क्या प्रेसिडेंट एक्ट इज ऑन कर रही है या एड एंड एडवाइस कर रही है? एड एंड एडवाइस। क्योंकि और कांट है एक बहुत और अच्छा पॉइंट ये है सुप्रीम कोर्ट का कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ये सुप्रीम कोर्ट को बार करता है ये असर्टन करने के लिए कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे पूछा गया है, ये रेफरेंस प्रेसिडेंट वो नहीं है क्योंकि ये सीक्रेसी है उनको, बट बॉडी बाउंडेड है, इंटरनल है, हम पूछ भी सकते हैं। हां एब्सोल्यूट बार है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रेफरेंस वैसा ही है जैसा गवर्नर के पास था कि क्या इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201 ऑफ जस्टिशिएबल, यानी कि क्या प्रेसिडेंट के ऊपर भी ये न्याय संगत हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले गवर्नर के लिए था, अब अगला पॉइंट प्रेसिडेंट के लिए है। तो जो 7th है कि क्या प्रेसिडेंट के ऊपर भी वही गाइडलाइन के ऊपर है, प्रेसिडेंट के ऊपर 3 मंथ की गाइडलाइन टाइमलाइन दी है। अच्छा क्या, हाँ ये डॉक्टर साहब अभी एक रुक जाते हैं, जो आपने कहा ना गाइडलाइन, देखो है क्या, सिंपल है, टाइम फ्रेम है, वो तो बाकी है, बाकी तो उसमें है कि टाइम फ्रेम क्यों किया। अभी ये एक बात आ रही है, अभी एक बात और आ जाएगी मार्केट में आपके डिस्कशन के लिए। मैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा, डॉक्टर जगदीप जो नरवल साहब, उन्होंने कहा, एक मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मजाज आर्टिकल 142 वाइट कंप्लीट जस्टिस करनी, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम है। देखिए मैं नहीं कहता हम सुप्रीम है, क्योंकि वो एक क्योंकि इंडिया रिपब्लिक है। चलो इस साइड से ले लो आप, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब डेमोक्रेसी है तो उसके आर्गन क्या है, एग्जीक्यूटिव है, आप इसको कह दो एग्जीक्यूटिव, रिपब्लिक आगे प्रेसिडेंट, देखो सुने, प्रेसिडेंट हेड क्या है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 3 आर्गन है, 3 सुप्रीम है, और उनसे ऊपर एक और सुप्रीम है, वो सुप्रीम है वी द पीपल, और कॉन्स्टिट्यूशन जो उसमें जुडिशरी सुप्रीम है और उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन थोड़ा मैं बोल दूंगा, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर, कानून बनाना, बेसिक स्ट्रक्चर है, और तीसरा एग्जीक्यूटिव एक्शन, वो भी पता। लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक्सक्लूसिवली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो सुप्रीम है, या गवर्नर सुप्रीम है, चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं। और वैसे भी प्रेसिडेंट तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो जिस एक होता है हेड ऑफ स्टेट, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी एक बात जो आप हम जब पढ़ते थे, उसमें सर जो प्रेसिडेंट हेड है इसमें उसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन बॉडी है ये, एग्जीक्यूशन का वो बॉडी का ये हेड है,
जो भी हमारे कानून है उसको एग्जीक्यूट करने बॉडी के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर ठीक। है। चलिए आगे। जुडिशरी अलग है। अगला जो रेफरेंस 8th रेफरेंस है वो 143 के बारे में है कि क्या whether the president is required to seek under article 143 of the constitution and take the opinion of the supreme court when the governor reserves a bill for president's assent। अब वही चीज बोलिए क्या मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। देखिए अभी सीधी बात आ गई। हाँ। अब ये एक रेफरेंस पॉइंट ये भी बना लिया कि जजमेंट फाइनल है, जजमेंट फाइनल है, बिल्कुल बिल्कुल। और तभी ये point आर्टिकल आया। अभी विष्णु भी है, आप भी हो, आर्टिकल 141 होता है, 141 वो क्या कहता है? जजमेंट लॉ। इनके सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, ये भी लॉ है, एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू फॉलो है। तो आप ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो गवर्नर कह रहा डीम्ड एसेंट, नाउ ऑल दीज 12 bills have been considered as डीम्ड, जो आप बोल रहे थे, डीम्ड असेंट, बताइए अभी डीम्ड असेंट जो आप बोल रहे थे, डीम्ड नाउ दे हैव गॉट कुछ मैंडेट आ गया ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, और फाइनल है, इट हैज अटेन्ड फाइनलिटी बिल, और रिव्यू उन्होंने आप नहीं किया, नहीं उसका मतलब आगे ठीक है गवर्नमेंट, आप तमिलनाडु प्लीज ऐसा तमिलनाडु नहीं गवर्नर। अगला जो रेफरेंस है 9th रेफरेंस है वो वही है कि क्या whether the decision of governor and president under article 221 is justiciable। लेकिन अब क्वेश्चन डिफरेंस ये है कि क्या कोई लॉ इनेक्ट करने से पहले इज इट जस्टिसेबल। अब उन्होंने लॉ ले आया बीच में, बिल आ गया, बिल बिल आ गया, बिल करो ना, बिल पास करने से पहले क्या ये न्याय संगत है, जस्टिसेबल है कि मैं अभी विष्णु के पास जाता हूं, विष्णु बताओ, there is a difference between bill and act। Obviously bill जो अभी तक पास नहीं ड्राफ्ट होता है जब तक वो, तो अब इस वक्त क्या बन चुका है, इस जेज कानून 12 जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद मुझे टो करना, जो मेरे बात को एक्ट बन चुके हैं, तो एक्ट बन चुके हैं लॉ बन गया सुप्रीम है। कोर्ट की जजमेंट से 142 वो पता क्या कहना चाहते हैं। हाँ, और एक और बताऊं, हमने बिल की कंटेंट्स हैं वो चैलेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ टाइम फ्रेम का मामला है कि भाई उन्होंने अपने पास रखा था रिट ऑफ मैंडामेस के लिए, वर्चुअली रिट ऑफ मैंडामेस की भाई आप, और उसमें ही ये सारा जो एक्सरसाइज की है, तो ये मत कहो बिल नहीं रहा अभी ये खुद ही कंफ्यूज है क्वेश्चन मेरे मुताबिक। अब तो लॉ बन गया ना सर, लॉ बन गया, अब लॉ बन गया ना, बन गया। उसमें हमें कोई किसी आगे नहीं जाना पड़ेगा, उन्होंने लॉ जजमेंट दे दी और लॉ बन गया, हमें उसी लॉ के विद इन जो है इम्प्लीमेंट ऑफ द लॉ जो बनाया है उसी में हमने ऐसा समझा, हाँ बिल्कुल है ना। सर, अगला क्वेश्चन इसी के बारे में है, हाँ, please। आर्टिकल 142 का। मतलब हाँ, ये बहुत बड़ा था। आर्टिकल 142 क्या कहता है, बिल्कुल। इट ग्रांट्स सुप्रीम कोर्ट द पावर टू डिसाइड टू पास एनी डिक्री और मेक एनी ऑर्डर्स which is deemed necessary for doing justice regarding any case which is pending before it। तो अब 142 में अब उनका इशारा था कि क्या ये चीज आ सकती है, नहीं, ये ब्रॉड है ना 142, इसमें एनी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट्स व्हाई मैं कहूं, नहीं, अगला क्वेश्चन भी यही है ना सर इसके रिलेटेड में, आप listen। कैन द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड ऑर्डर्स by president or governor be substituted in a manner under article 142 constitution। अब जैसा बताइए। नहीं देखिए, ये अभी कुलदीप जी सुनिए, डॉक्टर साहब सुनिए, देखिए ये बात जो कह रहे हैं ना, ये आर्टिकल 142 क्यों है कॉन्स्टिट्यूशनल, बताइए। तो हर एक चीज क्या, जैसे आपने एक आर्टिकल सेक्शन पढ़ी होगी 151 कोड ऑफ सिविल इनहेरेंट यूरिसडिक्शन, और जो 142 है वो सिर्फ एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास भी इस किस्म की यूरिसडिक्शन नहीं। कई बार कंटिजेंसी राइज होती है, कई बार कुछ सिचुएशन बनती है, जैसे इसको फिलिंग द ब्लैंक्स किया है, कहीं जो विशाखा गाइडलाइन थी, ये वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, कौन सी पहले थी जो 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में कि नहीं था, कुछ चीजें नहीं होना कॉन्स्टिट्यूशन उसको, हाँ अगर प्रोविजन अवेलेबल है तो फिर आर्टिकल 142 नहीं लग सकता, उसके मुताबिक है। अगर यहाँ कहीं कमी है तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, जैसे मैंने बताओ मैट्रिमोनियल को, आपको याद होगा क्या होता था कि डाइवोर्स जो था एक इर्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि यह खत्म हो चुकी है, इसको कर तो हमारे पास आते थे, लेकिन
जो हमारा कानून है हिंदू मैरिज एक्ट उसमें वो एक ग्राउंड इंक्लूड नहीं की गई है। तो फिर क्या करते थे, वो कपल था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन्वोक करवाता था आर्टिकल 142 फॉर कंप्लीट जस्टिस। ये मैरिज जो है जब वेजिटेटिव हो गई, डेड हो गई है, लेट देयर बी, फिर वो इंट्रोड्यूस करते थे क्योंकि लेजिस्लेशन का अपना काम है। तो जो आपने कहा कंप्लीट जस्टिस के लिए आर्टिकल 142 है वो इसलिए रखा गया है। और इसको देखिए दिनकर साहब ने कहा कि एक मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल के लिए इस्तेमाल किया है। भाई ये आपके लिए भी कई बार इस्तेमाल हुआ होगा, ये कई बार आपने देखिए, कई बार ये आप कितने केस निकालोगे जो इसमें जिसमें 142 हुआ है। अयोध्या वाला भी केस हुआ है, आप बोलिए, अब आपको याद होगा भाई कितने केस हैं जिनमें 142 एप्लीकेबल किया है, गवर्नमेंट ने करवाया है, जहां पे ये इन्वॉल्व। और हमारा ये तो रोज के काम है 142 और खासकर इसमें, तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट एक भैया आपका टाइम फ्रेम है। जैसे आप साहब आपने कहा कि भाई यार फिर तो डिनाइल हो गया, फिर क्या करेगी लेजिस्लेचर, फिर क्यों बनानी है गवर्नमेंट पॉलिटिकल, फिर क्यों लोगों की करानी है। अगर हमने डिस्कशन एक्सरसाइज करें जुडिशियस बताए सो सही ना ग्राउंड why they have denied, why they have refused, why they have kept, by reasoning जो ना। और मैं आपको बताऊं रिकंसिडरेशन के लिए जब जाएगी फिर भी वहां रीजनिंग देना, चाहे वो प्रेसिडेंट या गवर्नर। तो दैट्स आगे सर अगला आ गया डीम्ड असेंट के ऊपर हाँ, कि क्या कैन ए लॉ बी मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ये व्हेन ए लॉ कम्स इनटू फोर्स विदाउट द असेंट ऑफ द गवर्नर ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि गवर्नर असेंट महीने के बाद ही देता है और वो डीम्ड असेंट हो जाता है। क्या लॉ कैन बी मेड? आप ये क्वेश्चन यही है जो लाभ मैंने पहले ये कवर हो जाएगा। जो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हो गया डीम्ड असेंट मिल गई, और कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या गवर्नर या प्रेसिडेंट कर सकते हैं। हम कई ऑर्डर प्रेसिडेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट भी लोगों के बिहाफ पे खड़ा है और जुडिशियल रिव्यू हर चीज पे अभी हो रहा है। ठीक है, जो अंदर में बात क्या हुई उनकी, जहां तो बात ही कुछ नहीं है, जहां तो सिर्फ एक इसको कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 करके टाइम फ्रेम दिया है, जो अदरवाइज होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बाइबल, वो वाइब्रेंट है हमारा काम, जिंदा है, ये कोई नहीं है ऑर्गेनिक, वही है ना, लाइव है, बोलते हैं वाइब्रेंट है, और हर वक्त इसमें बातें ऐड होती हैं और निकलती हैं, और चाहे वो पार्लियामेंट का निकालता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है। आगे सर अगला जो 12th है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ा सा कुछ कर सकती है इसमें, क्यों यहाँ आता है आर्टिकल 145(3). आर्टिकल 145(3) क्या कहता है? एनी मैटर्स और जजमेंट विच कम्स टू द कोर्ट और केस जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन की असेसमेंट इन्वॉल्व हो, मिनिमम 5 जजेस आर रिक्वायर्ड। मिनिमम 5 जजेस आर रिक्वायर्ड। इस केस में 2 जजेस थे। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल आंसर है इसका। अब ये जो एड वर्बिटम बताता हूँ, इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 145(3) of the Constitution, is it not mandatory for any bench of this honorable court to first decide as to whether the question involved in the proceedings before it is of such a manner which involves substantial questions related to law or interpretation of the Constitution? तो थोड़ा सा तीरी पढ़ो जो इन्होंने The minimum मैं number अभी जवाब देता हूँ इसका। judges who are to मेरे sit पास for the है। purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under Article 143 shall be 5. और इस केस में 2 इसमें सुनिए बड़ा मजेदार है, सुनो, इसमें बड़ा सिंपल सा जवाब है। देखिए, दिस सब्सटेंशियल काउंसिल ऑफ लॉ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ 142 मैट्रिमोनियल केस में किया, और एक जहां पे एक था कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस था 142 उसने किया, एक एडवोकेट इन्वॉल्व था इसमें 307, वो एक टाइप के इंडियन अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको दे दिया उसने कि ये है, इनका समझौता हो गया है, अलाउड बाय सुप्रीम कोर्ट बाय इन्वोकिंग दिस। तो एक सिंपल मैटर में भी इन्वोक हो सकता है ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं आई, फुल बेंच की 5 बेंच की बात ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जो है ना कंट्रोवर्शियल, कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रोवर्शियल है कोई पॉइंट नहीं।
कंट्रोवर्शियल पॉइंट जब होता है तब सब्सटेंशियल क्वेश्चन कौन सा इन्वॉल्व होता है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन है? हाँ, हाँ, तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन कैसे बनता है? सिर्फ टाइम जी। फ्रेम, ना, सिर्फ टाइम टाइम फ्रेम। उस वक्त होता है सर, अराइज तब होता है ये क्वेश्चन कि जब वो कंट्रोवर्सी, जब आपने बिल भेजने से पहले में वहां पर वो कंट्रोवर्सी मैटर है, वो कंट्रोवर्सी मैटर में देन रेफर टू सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल मैटर है, लेकिन- तो देन ये डिसाइड करेगा। नहीं नहीं, वो भी आप थोड़ा उधर जा रहे हो। हाँ। सुनो मेरी बात, यहाँ कंट्रोवर्सी बिल के रिलेटेड तो है ही नहीं कोई। है नहीं है, ये रूटीनिकली है, सीधा ये रूटीनिकली सिर्फ टाइप ने कोई पॉकेट में डाल दिया, पॉकेट में डाल वो दिया, सेंड नहीं दी, हमने तैयार कर क्वेश्चन दिया। किया सिंपल। यस, अब और कंट्रोवर्शियल भी तब होता अगर आर्टिकल बिल 200 और बिल 201 बिल की जो इंटरप्रिटेशन नहीं, जो बिल प्रेजेंट किया ना हाँ। सर, जो बिल प्रेजेंट किया है नॉट इन रेफरेंस टू कंट्रोवर्शियल के, इसमें हमें देखिए ट्रोल मारी है। मैं ऐसे बोल देता हूँ क्या मैं आपको, एजेंट दिया? मैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर देता हूँ जो आपने कहने का मतलब भाई, इट इज अल्ट्रा वायर्स सेक्शन 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप वैसे कर लो, अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन है जो आप बात कर रहे हो ना, वो बात अब अगर कोई कंट्रोवर्सी उस किस्म की हुई हो, फिर वाकई एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट बनता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन बनाते हैं, फिर रेफरेंस। हाँ, अगर दो बेंचों ने कर लिया डिसाइड, तो उसका भी एक इनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, किसी के पास रेमेडी जो है स्टार्ट में सब दे मस्ट अप्लाई फॉर रिव्यू। हाँ, ये भी है, आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, देता है एडवाइजरी, डिस्क्रिप्शन है उसकी, आगे देखो। सर उसको 13th लॉ वही है, रेफरेंस पॉइंट रिलेटेड टू 142। क्या उन्होंने लिखा है कि क्या 142 पे लॉ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, जो भी एक्सट्रीम केसेस हों? अब ये क्वेश्चन पूछा है, 142 को इन्वोक करते हो, वो करते हो कोई लॉ बना सकती है? कोई एक्ट बनाया जा सकता है। नहीं एक्ट नहीं है, देखो एक्ट नहीं हो। देखिए ये बड़ा टेक्निक करते हैं मैं लोग। पढ़ता हूँ सर क्या हाँ, प्लीज पढ़ो। डू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड टू मैटर्स ऑफ प्रोसीजरल लॉज, or Article 142 extends to issuing directions or passing orders which are contrary to or inconsistent with existing substantive or procedural provisions. ठीक, कहाँ है कोई प्रोसीजर? ये है, नहीं, मतलब इसमें टाइम फ्रेम होता कि भाई आप 2 मंथ का है, तो अगर वो कहते नहीं तो 1 महीने के अंदर दे, नहीं वो कहते 3 मंथ है, इधर होता कंटेंट ए इन एक्शन, जहाँ पे क्या हुआ, क्या से जो ग्रीवेंस है तमिलनाडु गवर्नमेंट, जहाँ असेलन में क्या है, क्या असेल हो रहा है, ये सिंपल है, इन एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया which they are constitutionally required to do. The constitution man इनको पे आप दो, कोई भी काम है आपको, कोई भी काम सौंपा जाता है, एक टाइम फ्रेम है ना, रीजनेबल टाइम है ना, तो इसके सिवाय तो नहीं है जो आपके कानून का कोई अल्ट्रा वायर नहीं है, कोई अगेंस्ट सॉवरेनिटी नहीं है, तो जो इसमें प्रोविजन है जो स्पेसिफिक है 200 में कि भाई एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर सकती है, तो जहां तो वो कर सकती है जब सब जो उसकी पिथ है, क्या बोलते हो उसको, सब्सटेंस ऑफ द एक्ट है, क्या वो अल्ट्रा वायर तो नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद में पिथ है, सब्सटेंस ऑफ द जो बिल है, जहाँ कानून है, उसके बाद टाइम फ्रेम के बारे में मुझे नहीं लगता। तो लास्ट रेफरेंस थोड़ा अनरिलेटेड लग रहा है बट इम्पोर्टेंट है। डज कॉन्स्टिट्यूशन बार एनी अदर ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अ सूट अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब आर्टिकल 131 जो है वो कहता है कि इट ग्रांट्स सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, or between government of India or any states, or between any 2 states. तो ये आर्टिकल 131 का उन्होंने कुछ हवाला दिया, मुझे नहीं, अभी मैं नहीं, बंद लेकिन ये अब इन्वोक होता है 131, जैसे सूट हुआ जहाँ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन करते हैं, अगर 2 स्टेट्स में डिस्प्यूट है, आते हैं, ये इंडिपेंडेंट डिस्कशन हुई, ये 3 बच्चों के लिए हुई, जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं और जो हमारे जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, और जो डॉक्टर हम उनके लिए काम करते हैं, और एक जनरल अवेयरनेस है लोगों की, एक खास है यहाँ पे। तो मुझे लगता है ये आज के लिए काफी है, तो लीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।